हेलो स्टूडेंट्स, हम कल बात कर रहे थे आवर्त बीजी पादपों में जनन की। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भी जो आवर्त बीजी पादपों में जो जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है। पीछे हमने कल पढ़ी थी भी जनन की परिभाषा। जनन जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। आवर्त बीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। पहला जनन है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं भी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं नहीं होती। मतलब यहाँ पर नाम देखिए आप भी, ये कैसा जनन है? अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब ये है कि भी जो लैंगिक जनन में जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी की सारी यहाँ पर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ऐसा जनन जिसमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं अनुपस्थित या नहीं होती है वो क्या कहलाता है? अपना अलैंगिक जनन कहलाता है। अब वो कौन सी घटनाएं होती है? जैसे अर्धसूत्रीय विभाजन, दूसरा है युग्मकों का संलयन। अर्धसूत्रीय विभाजन व युग्मक संलयन अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ऐसा विभाजन जिसके अंदर जनक कोशिका से जो उत्पन्न जो पुत्री जो कोशिका उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्रीय विभाजन कहलाता है। अब युग्मक क्या होते हैं? जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो उत्पन्न जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। और युग्मक आपस में संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं अर्धसूत्रीय विभाजन व युग्मक संलयन वो सारी की सारी यहाँ पर क्या होती है? लैंगिक जनन में अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में बात करते हुए जो अर्धसूत्रीय विभाजन व युग्मक संलयन ये दोनों ही घटनाएं अलैंगिक जनन में क्या होती है? उपस्थित होती है। यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा किनका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। अब दूसरा भी जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के अंदर एक कोशिका या एक जनक या एक जीव ही इसके अंदर क्या लेता है? भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर दो कोशिका या दो जीव क्या लेते हैं? भाग लेते हैं या दो जनक भाग लेते हैं। अब बात करते हैं जो अलैंगिक जनन है उससे उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी। तो जो अलैंगिक जनन होता है उससे उत्पन्न होने वाली संतान में जो लक्षण होते हैं या जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एकदम जनक के समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही जीव भाग ले रहा है। इस कारण जो अलैंगिक जनन है उससे जो उत्पन्न संतानें होंगी उनके अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होंगे वो जनक के ही क्या होंगे? समान होंगे। क्योंकि यहाँ पर न तो अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है न ही युग्मकों का संलयन हो रहा है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होती है उनमें जो आनुवांशिक लक्षण आते हैं उन संतानों के अंदर वो दोनों जनकों से आते हैं। मतलब फीमेल से भी और मेल से भी। तो दोनों लक्षण जनकों से किस में आएंगे? संतति में आएंगे। अब बात करते हैं जो अलैंगिक जनन है वो आवर्त बीजी पादपों में दो प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन आवर्त बीजी पादपों में दो प्रकार का होता है। पहला है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता को हम इंग्लिश में कहते हैं एगेमोस्पर्मी। दूसरा है कायिक जनन, जैसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं जो अनिषेक बीजता है वो क्या होती है। अनिषेक बीजता के अंदर तीन शब्द है। पहला है ए का अर्थ है बिना, गेमस का अर्थ है निषेचन के, स्पर्म का अर्थ है बीज। मतलब बिना निषेचन के किसका निर्माण होना? बीज का निर्माण होना। बिना निषेचन किसका निर्माण होता है? यहाँ पर बीज का। और जो जनक से जो उत्पन्न होने वाला जो पादप है वो किसके द्वारा बनता है? बीज के द्वारा बनता है। यहाँ पर देखिए नए पादप का प्रवर्धन या नए पादप का निर्माण बीज द्वारा तो होता है। इसमें जो नया पादप बनेगा जनक से उसमें भाग कौन लेगा? बीज भाग लेगा। बीज द्वारा तो होता है, परंतु बीज के ब्रैकेट में देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? भ्रूण। या बीज के अंदर उपस्थित क्या होता है? भ्रूण उपस्थित होता है। परंतु बीज या भ्रूण का निर्माण
बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन के होता है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो जो भ्रूण बनेगा इसके अंदर वो बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन के बनेगा। तो इसी कारण इसमें एक ही जनक के गुण क्या होंगे, विद्यमान होंगे। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कायिक जनन की। कायिक जनन ऐसा जनन जिसमें नए पादप का निर्माण बीज के अतिरिक्त, मतलब अब यहाँ पर जो बीज भाग ने लेकर कौन भाग लेगा, पादप के किसी अन्य कायिक भाग के द्वारा होता है। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन। दोबारा देखिए भी, ऐसा जनन जिसमें नए पादप का निर्माण बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग के द्वारा होता है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। जैसे कायिक भाग में जड़, तना, पत्तियां, अगर इनके द्वारा नए पादप का निर्माण हो रहा है एक पादप से, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और कायिक जनन अपना होता है दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है अपना कृत्रिम कायिक जनन। या इसे कायिक प्रवर्धन भी आप कह सकते हैं। ठीक है भी, कायिक जनन को आप कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की, भी जो कायिक जनन के अंदर जो भाग लेने वाले जो पार्ट है उनको हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। अभी कायिक जनन के अंदर जड़, तना, पत्तियां ये भाग लेते हैं, तो इनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रवर्ध नाम देते हैं। ठीक है भाई। तो यह था अपना आवर्त बीजी पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अलैंगिक व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिनमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं अनुपस्थित होती है, जैसे अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकों का संलयन। इसके अंदर एक जीव या एक कोशिका ही भाग लेती है। उत्पन्न होने वाली संतानों के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो किसके समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। लैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों का संलयन दोनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और दो कोशिकाएं या दो जीव इस जनन में भाग लेते हैं। और उत्पन्न होने वाली जो संतानों के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो दोनों ही जनकों के द्वारा संतति में क्या होते हैं, संचारित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अब बात करते हैं भी जो अलैंगिक जनन है वो आवर्त बीजी पादपों में दो प्रकार से होता है, अनिषेक बीजता, दूसरा है कायिक जनन। अनिषेक बीजता का अर्थ है बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। अब देखो निषेचन क्या होता है, निषेचन आपने पढ़ाई है कि भी युग्मकों के संलयन की जो घटना होती है, युग्मक संलयन होना या युग्मकों का संलयन होना, ये क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ऊपर हमने अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा है कि भाई यहाँ पर युग्मकों का संलयन हो ही नहीं रहा है, तो निषेचन भी यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो युग्मकों का संलयन, बिना युग्मकों के संलयन यहाँ पर बीज बनता है। बीज का मतलब बीज के अंदर क्या बनता है, भ्रूण बनता है, जो आगे चलकर नए पादप का निर्माण करता है। तो नए पादप का प्रवर्धन बीज द्वारा तो होता है, परंतु बीज या भ्रूण का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन के होता है। अब बात करते हैं दूसरा कायिक जनन, ऐसा जनन जिसमें नए पादप का निर्माण बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग के द्वारा होता है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके अंदर भाग लेने वाले जो कायिक जो भाग उनको हम क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं, जैसे जड़, तना व पत्तियां। अब जो कायिक जनन है वो आवर्त बीजी पादपों के अंदर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, दूसरा होता है कृत्रिम, या इससे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन आवर्त बीजी पादपों के अंदर कायिक जनन दो प्रकार से होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं आप इसे। दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक। अब देखिए भी जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो पादप के अंदर स्वतः होता है, मतलब पादप प्रकृति के अंदर क्या करता है, स्वतः क्या करता है, कायिक जनन करता है, वो तो क्या कहलाता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम से ही नाम पता चला है कि जो मनुष्य है या जो मानव है वो अपने व्यापार के लिए या अपने वाणिज्य के लिए पादपों का क्या करता है, यूज करता है, तो उसमें पादपों को क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है, तो वो कहलाता है अपना कृत्रिम कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर कौन कौन भाग लेता है, प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर एक भाग लेगा तना,
पत्तियां, जड़ और जननांग। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है? एक तो तने के द्वारा हो सकता है, दूसरा पत्तियों के द्वारा हो सकता है, तीसरा जड़ के द्वारा भी हो सकता है, चौथा जननांग के द्वारा होता है। पहली बात करते हैं हम पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, सॉरी तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसके अंदर क्या होता है कि जो पादप होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पादप लिया या पौधा लिया एक, इसके द्वारा आपको एक नया पादप बनाना है, तो इसका आप क्या लोगे? स्टेम या तना लोगे और तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे हमने स्टेम लिया और स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और इन टुकड़ों को हमने क्या कर दिया? भूमि के अंदर रोपित कर दिया, मतलब भूमि के अंदर इनका क्या कर दिया? रोपण कर दिया। तो आप कुछ समय पश्चात देखोगे भी जो तना का जो भाग आपने जो काटा है, जो इसके अंदर क्या होता है कि भाई नई जड़ें क्या होती है? उत्पन्न होती है। अपस्थानिक जड़ों का इनके अंदर क्या होता है? विकास होता है। और ये अपस्थानिक जड़ें, तना तो था इसके अंदर, अब इसके अंदर जड़ें विकसित हो गई। जड़ें विकसित होने के बाद धीरे धीरे इसमें शाखाएं विकसित होगी, फिर इनके ऊपर पत्तियां लगेगी। इसी प्रकार से एक पादप से आप अनेक पादप का क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो। तो ये होता है प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा? तने के द्वारा। ठीक है भाई। इसके अंदर आप उदाहरण ले सकते हो एक गुलाब का। जैसे आप गुलाब का जो पौधा होता है उसके अंदर गुलाब की टहनियां लगाते हैं। ठीक है भाई। गुलाब की एक टहनी लेते हो, उसको आप काटते हो शाखा को, फिर उसको आप भूमि में रोपित करते हो, तो कुछ दिनों बाद ये जो शाखा है इससे अपस्थानिक जड़ों का विकास होने लगता है और ये जड़ें आगे चलकर पूर्ण पादप का क्या करती है? निर्माण करती है। एग्जाम्पल ले सकते हो उसका गुलाब। अब बात करते हैं हम, दूसरा है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन वो कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन का हम उदाहरण देख सकते हैं। एक तो पत्थर चट्टा में, इसको हम बॉटनिकल नेम है इसका ब्रायोफिलम या ब्रायोफिल्म। और दूसरा है बिगोनिया। इनके अंदर क्या होता है? इनकी पत्तियों, पहले देखते हैं कि हम, ये होगी जैसे ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है, इनकी शिराओं से क्या होती है? कली, पत्तियों की जो पर्ण की जो शिराएं होती हैं, सॉरी पर्ण पत्ती के किनारे से, सॉरी पत्ती के किनारे से क्या होती है? कलिकाओं का निर्माण होता है। पत्ती के किनारे पर क्या होता है? छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण होता है। किसके अंदर? ब्रायोफिलम के अंदर। इसके अंदर छोटी छोटी पत्तियों के अंदर की, सॉरी पत्ती के किनारों पर क्या होता है? छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या होते हैं? कलिकाएं। ये जो कलिकाएं होती है वो कुछ समय पश्चात पादप से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। मतलब पादप से टूटकर अलग हो जाएगी और अलग होने के पश्चात एक नए पूर्ण पादप का क्या करती है? निर्माण करती है। इसका हम क्या कहते हैं? पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है। प्राकृतिक रूप से दो उदाहरण है इसके, एक तो पत्थर चट्टा, दूसरा बिगोनिया। बिगोनिया के अंदर क्या होता है कि जो पत्ती होती है, बिगोनिया के अंदर ये मान लीजिए इसकी पर्ण है, ये इसकी पर्ण शिराएं होगी और ये इसका है पर्णवृंत। बिगोनिया के अंदर क्या होता है कि पत्ती की जो शिराएं होती है वहां से क्या होती है? कलिकाएं उत्पन्न होती है, पर्ण कलिकाएं उत्पन्न होती है। और यहाँ पर इसके अंदर पर्णवृंत के द्वारा भी क्या होती है? पर्ण कलिकाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से अब ये जो पर्ण कलिकाएं हैं, यहाँ से पर्णवृंत से या पर्ण शिराओं से टूटकर भूमि पर जब गिरेगी, जब भूमि पर गिरेगी तो एक नए पादप का इससे क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह था बिगोनिया का उदाहरण। तो तने के द्वारा और पत्तियों के द्वारा पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि भाई जो जड़ है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसके अंदर क्या होता है कि जो पादप होता है, पादप की जड़ को
अगर आप रोपित करोगे भूमि के अंदर किसी पादप की जड़ को, जैसे हम उदाहरण देते हैं नीम, पीपल, ठीक है भाई, शीशम, इनके अंदर क्या होता है कि भी आपने देखा होगा कि आप अगर नीम की, अगर आप वो पेड़ को काटते हो, अगर आप नीम के पेड़ को काटने के बाद अगर उसकी जड़ को भूमि के अंदर छोड़ दोगे तो कुछ दिनों पश्चात वो नीम का पादप उन्हें क्या होता है, फूटने लगता है या दोबारा क्या होता है, परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से पीपल के अंदर होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, शीशम के अंदर भी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊपर आपने देखा भी जो तना है, तने को रोपित किया तो तने से क्या निकली, अपस्थानिक जड़ों का विकास हुआ। तने ने जड़ों का विकास करके एक नए पादप का क्या किया, निर्माण किया। यहाँ पर जड़ें किसका निर्माण करती है, तने का या प्रोह का निर्माण करती है। तने को हम क्या कहते हैं, प्रोह कहते हैं। जड़ों के द्वारा नए प्रोह का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार से जड़ों के द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। अब बात करते हैं जननांगों के द्वारा। जननांगों के द्वारा कैसे होता है, जननांगों के द्वारा देखिए भी जो पादप होता है, पादप की पत्ती के अंदर, पादप की पत्ती के अंदर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाओं, पत्र प्रकलिकाओं का, पुष्प कलिकाओं मतलब यहाँ पर जो आपने पढ़ा है कि 11वीं क्लास में अपना ये स्तंभ होता है, स्तंभ की यहाँ पर ये क्या होती है, पर्व संधियां होती है। पर्व संधियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है। पर्व संधियों में किसका निर्माण होता है, पत्तियों का निर्माण होता है। फिर बाद में यहाँ से कक्ष के द्वारा किसका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। पर यहाँ पर पुष्प का निर्माण पर किसका निर्माण होता है, पत्र प्रकलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिकाएं, जैसे दोबारा चित्र के अंदर देखते हैं, इस प्रकार से ये एक बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिका का यहाँ पर क्या हो गया है, निर्माण होती है। फिर ये बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिकाएं यहाँ से इस पादप से अलग होने के पश्चात जब भूमि पर गिरेगी तो एक नए पादप का इससे क्या होता है, निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है भाई, ये था अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तनों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है और जननांगों के द्वारा होता है। तने के द्वारा जैसे आप गुलाब का उदाहरण लेते हैं पादप के अंदर, तो गुलाब की जब आप एक शाखा को काट कर या तने को काट कर जब भूमि में रोपित करते हैं तो उससे अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के अंदर हमने देखा कि वो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम या फिर बिगोनिया के अंदर क्या होता है, पर्ण के किनारों से या पर्ण शिराओं से या पर्ण वृंत से पर्ण कलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। वो पर्ण कलिकाएं कुछ समय पश्चात पादप से अलग होकर भूमि पर जब गिरती है तो एक नए पूर्ण पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन के अंदर हम उदाहरण लेते हैं नीम, पीपल, शीशम। इसके अंदर क्या होता है कि भी जो जड़ होती है, जड़ भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, जब पादप के जो जड़ होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भूमि में हम क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। और रोपित करने के पश्चात इन जड़ों के द्वारा प्रोह का विकास होता है और प्रोह के विकास के पश्चात एक नए पादप का क्या होता है, इसके अंदर निर्माण होता है। दूसरा हम देखते हैं जननांगों के द्वारा। जननांगों के द्वारा इसके अंदर क्या होता है कि भी जो पादप होता है, पादप के जो पर्व संधियां होती है, पर्व संधियों के अंदर पुष्प कलिकाओं के निर्माण के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्र प्रकलिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो पत्र प्रकलिकाएं हैं ये कुछ समय पश्चात पादप से अलग होकर भूमि पर गिरकर एक नए पूर्ण पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। ये तो था अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि कायिक जनन की। कायिक जनन आवर्त बीजी पादपों दो प्रकार का होता है, तो प्राकृतिक रूप से, दूसरा होता है कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से हमने बात कर ली थी, तो ये किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है और जननांगों के द्वारा होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो तने के द्वारा जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है उसके अंदर आप थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो होता है कंद।
कंद, ये कंद, प्रकंद, भूस्तारी व अंतभूस्तारी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तने के रूपांतरित भाग होते हैं। मतलब तना रूपांतरित होता है किनके अंदर, कंद के अंदर, प्रकंद के अंदर, भूस्तारी और अंतर्भूस्तारी के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, रूपांतरित होता है। जैसे आप आलू का एग्जांपल देखते हैं, जब आलू को आप रोपित करते हो, भाई आलू के ऊपर आपको एक छोटी छोटी सी, आप जिन्हें आलू की आंख कहते हो, जो छोटे छोटे आपको जो टिक्कियां सी या धब्बे से दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाती है, आलू की आंख है। और यही क्या होता है, कंद भाग होता है। तने का जो रूपांतरित भाग होता है वो क्या होता है, कंद होता है। और जब आप आलू को रोपित करते हो तो इस भाग को आप भूमि के अंदर क्या करते हो, रोपित करते हो। और कुछ समय पश्चात आप देखते हो कि भी जो कंद भाग होता है उससे नीचे की तरफ जड़ों का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। तो ये क्या था, प्राकृतिक कायिक जन्म का एग्जाम्पल था कंद। जिस कंद आगे चलेगा किसका निर्माण होता है, आलू का। और प्रकंद के अंदर अदरक द्वारा, अदरक का निर्माण होता है। भूस्तारी के अंदर स्ट्रॉबेरी का निर्माण होता है। और अंतभूस्तारी के अंदर घास का निर्माण होता है। अब ये भूस्तारी व अंतभूस्तारी आप तैयारी में पढ़ चुके हो। भाई भूस्तारी का तो मतलब ये होता है कि जो पादप का जो तना होता है वो क्या करता है, नीचे अपस्थानिक जड़ों का नीचे क्या और क्या करता है, निर्माण करता है। और भूमि के नीचे की ओर आगे क्या करता है, वृद्धि करता है। मतलब भूमि के नीचे ही नीचे, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूस्थायी वृद्धि कहते हैं। और इसकी एक किस्म पाई जाती है स्ट्रॉबेरी के अंदर। और अंतर्भूस्थायी का मतलब क्या होता है, अंतर्भूस्थायी मतलब जो तना है, जैसे मान लीजिए घास है, घास को आप लगाते हो, भाई आप घास को अगर भूमि के अंदर थोड़ी सी जगह में लगाओगे तो कुछ दिनों पश्चात आप देखते हो कि वो जो घास है वो क्या हो जाती है, और अधिक क्षेत्र में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो वो किस प्रकार से फैलती है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर घास लगाई, ठीक है। अब ये जो घास का जो तना है वो भूमि के ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, फिर आगे की ओर वृद्धि करेगा, फिर और आगे की ओर वृद्धि करेगा। और जहां जहां तक वृद्धि करता जाएगा वहां बार नहीं अपस्थानिक जड़ों का क्या होता जाएगा, निर्माण होता चला जाएगा। तो ये क्या होता है, अंतर्भूस्थारी के अंदर ये किसका उदाहरण है, घास का उदाहरण है। ठीक है भाई। अब ये तो था अपना प्राकृतिक कायिक जन्म, जो तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा और जन्मांगों द्वारा होता है। अब बात करते हैं जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है वो क्या होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मनुष्य द्वारा किया जाता है और वो अपने वाणिज्य लाभ के लिए या अपने व्यापारिक लाभ के लिए वो क्या करता है, ये क्रिया करता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर 3 विधियां अपनाई जाती है। पहला तो है कर्तन, दूसरा है दाब लगाना, तीसरा है रोपण करना। कर्तन का अर्थ आपको पता है भी कटिंग करना, ठीक है भी, काटना किसी चीज को। दाब लगाना मतलब उसके ऊपर दाब के द्वारा उसको पादप से क्या उत्पन्न कराना, जड़ें उत्पन्न कराना। दूसरा है रोपण, रोपण के अंदर 2 पादपों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है भाई। अब पहला देखते हैं कर्तन। कर्तन के अंदर क्या होता है, कर्तन 2 प्रकार से होता है। एक तो स्तंभ कर्तन होता है, दूसरा होता है मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन के अंदर क्या होता है भी, जो स्तंभ होता है, पादप का जो स्तंभ होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। जैसे कि गुलाब, ठीक है भाई। गुलाब को अगर गुलाब के तने को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भूमि के अंदर क्या करोगे, इनको रोपित करोगे, भूमि के अंदर इनको आप क्या करोगे, रोपित करोगे। तो कुछ समय पश्चात आप देखोगे भी इनसे क्या होता है, जड़ों का विकास होने लगता है। और ये जड़ें आगे चलकर पूर्ण पादप का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। यहाँ से क्या होती है, नई अपस्थानिक जड़ों का। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है, वे जड़ें होती है जो पादप के मूलांकुर भाग से न निकलकर पादप के किसी अन्य भाग से निकले, तो वो हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे आप गन्ने के अंदर भी देखते हो, भी आप गन्ने का पौधा देखा होगा तो उसके अंदर जो पर्व संधियां होती है, इन पर्व संधियों के द्वारा अपस्थानिक जड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इस भाग को अगर आप काट के भूमि में रोपित करोगे तो यहाँ से नई जड़ें क्या होने लगेगी, उत्पन्न लगेगी। और धीरे धीरे एक नए पादप का इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये क्रियाएं, कर्तन क्रिया किन में अपनाई जाती है, गुलाब के अंदर, व अंगूर के अंदर, व गन्ने के अंदर। अब बात करते हैं मूल कर्तन की। मूल कर्तन किन के अंदर अपनाया जाता है, नींबू व अमरूद के अंदर। और आदि पादप और अनेक पादप है जिनके अंदर ये विधि क्या होती है, अपनाई जाती है। नींबू के अंदर, इस मूल कर्तन के अंदर क्या होता है कि जो पादप की जो मूल होती है उसको हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। और काट कर भूमि में हम क्या करते हैं, मूल के टुकड़ों को रोपित करते हैं। और कुछ समय पश्चात आप क्या देखते हो कि जो मूल होती है, इस मूल के द्वारा प्रोह का विकास होने लगता है, ऊपर की ओर तने का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। और आगे चलकर एक पूर्ण नए पादप का क्या हो जाता है, भी निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मूल कर्तन कहते हैं। ठीक है भाई।
उदाहरण हो गए नींबू व अमरूद। जैसे ऊपर देखा था कि तने के अंदर, तने को काटा तो तने से क्या विकसित हुई, जड़ें, तो इसी प्रकार से जो जड़ है उससे किसका निर्माण होता है, तने का, और तना आगे चलकर पत्तियां बनाता है, शाखाएं बनेगी और उससे शाखाएं बनेगी, फिर पत्तियां बनेगी, तो पूर्ण पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। दूसरी विधि है दाब लगाना। दाब लगाने भी दो प्रकार से किया जाता है, एक तो होता है टीला दाब, दूसरा होता है वायु दाब। टीला दाब व वायु दाब, अब ये देखते क्या होते हैं। दाब लगाना, दाब लगाना मतलब इसके अंदर दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो है टीला दाब। टीला दाब, इसके अंदर क्या होता है कि जो पादप के कायिक भाग को पादप से अलग किए बिना ही, पादप के कायिक भाग को पादप से अलग किए बिना ही एक नए पादप का हम यहाँ पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अंदर हम क्या